प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडो वैली सिविलाइजेशंस कह सकते हैं हम इंग्लिश के अंदर। 12th क्लास का पहला चैप्टर, पहली बुक का, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार अस्तित्व में आई और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, कब से कब इसका समय रहा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अपन नॉर्मल सी बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा क्या था कि सभ्यता एकदम से ख़त्म हो गई, यहाँ पर रहने वाले लोग कहाँ चले गए, इतिहास के अंदर इसकी हमें जानकारी बहुत ही कम मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, वहाँ की लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। इसकी वजह से यहाँ पर हमें इस सभ्यता की जानकारी बहुत ही कम प्राप्त हो पाती है। तो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सभ्यता के अंतर्गत जो इतिहासकारों ने क्या क्या खोज की है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कि सबसे पहले इसका पता किसने लगाया। तो सबसे पहले 1826 के अंदर एक व्यक्ति आता है, आपका चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था, ये सबसे पहले हड़प्पा गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पा जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन था, वो सबसे पहले कहाँ पर गया? हड़प्पा गया, और उसने हड़प्पा के स्थान के बारे में बताया, और उसने कहा कि हड़प्पा के बारे में उसने अच्छी खासी जानकारी इकट्ठी की, लेकिन वो ये अच्छी तरीके से बता नहीं पाया कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग थे। उसने हड़प्पा की तुलना अलेक्जेंडर के आक्रमण से कर दी। उसने कहा कि अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया होगा, तब यहाँ के लोग थे, यहाँ से दूसरी जगह पर चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद 1853 के अंदर लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से? लाहौर से कराची के बीच में। उसी समय दो ब्रदर्स आते हैं, बेंटिंग बर्दू, ठीक है ना। बेंटिंग बर्दू ब्रदर्स थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, मतलब उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, ठीक है ना। जॉन बटन और विलियम बटन, दो भाई थे। एक का नाम आता है जॉन बटन और एक का नाम आता है विलियम बटन। इन्होंने यहाँ पर रेल लाइन का काम चल रहा था। अब इन बेचारों को पता नहीं था। कुछ लोगों से कहा कि हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, तो लोगों ने कहा कोई नहीं, पास में तो एक सभ्यता पड़ी है, के पास में बहुत सारी ईंटें पड़ी है। तो बटन बंधुओं ने कहा कि ये रेल बनाने में काम थोड़ी आएगी। कह रहे नहीं, बहुत मजबूत ईंटें हैं। कैसी ईंटें? बहुत मजबूत ईंटें हैं। तो बटन बंधु ने कहा कि इतनी मजबूत है कि साहब सिर से फोड़ दोगे ना तो भी सिर नहीं फूटेगा, इतनी मजबूत ईंटें हैं, ठीक है ना। तो जॉन बटन और विलियम बटन ने क्या किया, यहाँ से ईंटें मंगवाई और किसका निर्माण कर दिया? रेल लाइन का। रेल लाइन का निर्माण करा दिया, और उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर एक बड़ी और बहुत ही शानदार तरीके की सभ्यता है, सिविलाइजेशन से। लेकिन फिर कुछ समय बीता, 1856 की बात आती है। उसी समय एक और व्यक्ति आता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। वो इस सभ्यता के बारे में बताता है। फिर 1961 के अंदर आपके भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। 1961 के अंदर किसकी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है, और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। देखो, अपन और बात करेंगे कि 1961 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? 1961 के अंतर्गत, 1861, भारतीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है ना। इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना तो की गई, और इसके तहत देखो क्या क्या चीज़ें होगी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उसके समय, और इसका अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। कनिंघम को हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर
कुछ समय के बाद 1904 के अंदर एक व्यक्ति और आता है आपके यहाँ पर, जॉन मार्शल। कौन आता है? जॉन मार्शल। और 1904 के अंदर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है। जॉन मार्शल अध्यक्ष बनता है और जॉन मार्शल जैसे ही इसका अध्यक्ष बनता है उसके बाद उसने अलग अलग प्रकार से जो भी कार्य किए उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जॉन मार्शल यहाँ पर आता है। जॉन मार्शल ने 1921 से लगाकर 1922 के बीच में, ठीक है, ये समय आता है, उस समय अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों की जानकारी के बारे में बताता है। जैसे जैसे इस सभ्यता के अलग अलग स्थानों की खुदाई होगी वैसे वैसे अलग अलग हमें जानकारी प्राप्त होगी। देखो, 1921 और 1922 के तहत अलग अलग प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष तो 1904 के अंदर किसको बना दिया? जॉन मार्शल को। और मार्शल ने दो व्यक्तियों को, किसकी? दो जगहों का नाम आएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसका नाम आएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। उन दो व्यक्तियों ने इस सभ्यता की बहुत ही अच्छी तरीके से खुदाई की और एक एक पत्थर खोजने की कोशिश की कि सभ्यता के बारे में जितने भी हमें जानकारी प्राप्त हो सके वो मिल सकते। तो दो व्यक्ति आते हैं आपके, राखलदास बनर्जी और एक आता है आपका दयाराम साहनी। ये दो व्यक्ति थे, इसने इन सभ्यताओं की अच्छी तरीके से खोज। अपन बात करते हैं आर राखलदास और डी दयाराम। तो सबसे पहले स्थान खोजा गया हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। फिर आता है दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी ने। 1921 के अंदर हड़प्पा की खुदाई हो गई, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो खोदा जा रहा है और भारत की एक बड़ी सभ्यता अस्तित्व में आ रही है। देखते हैं, देखो इस सभ्यता के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी हमें आगे प्राप्त होगी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो, 1924 के अंदर जॉन मार्शल द लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज़ के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हमने भारत के अंदर एक बहुत ही विशाल सभ्यता खोज दी है। ऐसा कहा जाता है कि जॉन मार्शल की इस भविष्यवाणी की वजह से कहते हैं कि भारत को वो 3500 साल पीछे लेके चले गए। देखो कितनी खूबसूरत सी बात थी कि हमारे विश्व के अंदर, हमारे भारत के अंतर्गत कि एक इतनी अच्छी और इतनी विशाल सभ्यता की खुदाई हो रही थी और इसकी तुलना विश्व की एक पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया से की जा रही थी। कि ऐसी एक घटनाएं भी आती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है जो किससे मिलती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे मिस्र के सभ्यता के अंतर भी सम्मिलित आती है ये सभ्यता, ठीक है ना। उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखो आगे अपन और बात करेंगे कि सभ्यता का विस्तार कैसे था। तो ऐसा कहा जाता है कि सभ्यता अलग अलग प्रकार से फैली थी, कुछ इस प्रकार से। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। कितना क्षेत्रफल था? 13 लाख। और सबसे ऊपर वाला क्षेत्र आता था उत्तर के अंदर मांडा। मांडा कहाँ पर था? कश्मीर। फिर आता है आपका सुत कांगेडोर, देमाबाद महाराष्ट्र, और जो आपके पूर्व के अंदर जो क्षेत्र आता है उसका नाम था आलमगीर। उत्तर प्रदेश। इन चारों क्षेत्रों के अंतर्गत ये सभ्यता फैली हुई थी। सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इतनी विशाल क्षेत्र के अंदर ये फैली हुई सभ्यता। हर एक चीज़ की जानकारी इकट्ठा करना बड़ी खतरनाक वाली बात थी, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ जो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर खुदाई की, उन लोगों ने यहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें प्राप्त की, उसके बारे में भी हम अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से आप पढ़ोगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर इस सभ्यता का अपन कालक्रम टाइमिंग विभाजन करते हैं कि इसका टाइमिंग क्या था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं।
लेकिन अपन एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे। तो कुछ इतिहासकार इसका समय मानते हैं 2600 से लगाकर 1900 ईस्वी पूर्व, 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व, ठीक है ना। इस समय तक ये सभ्यता क्या थी, अस्तित्व में थी। उसके बाद इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है ना। कि एक विश्व की इतनी बड़ी सभ्यता किस प्रकार से इसका विनाश हो गया, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। आगे देखो, उसके बारे के अंदर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला स्थान कौन कौन सा खोजा गया, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा के अंतर्गत किन किन चीज़ों की खुदाई हुई, उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है आपका, सबसे पहला जो खुदाई वाला क्षेत्र आता है आपका हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा के बारे में अपन जानेंगे। उन्नीस 1921 के अंदर नदी, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया, रावी नदी के किनारे। देखना आप, बड़ी शानदार सी बात है कि एक विश्व की एक ऐसी सभ्यता जिसके हर एक क्षेत्र को खोदने के लिए अलग अलग प्रकार से काफ़ी मेहनत की गई थी। सबसे पहला जो क्षेत्र आता है आपका हड़प्पा, और हड़प्पा पाकिस्तान के मोटमगरी ज़िला आता है एक, उस ज़िले के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी मैंने आपको बताया था, चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ही सबसे पहला व्यक्ति था जो हड़प्पा के अंतर्गत जाने वाला था, और वो हड़प्पा के अंदर गया और हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी प्रदान की। वर्तमान में ये साहिवान जिले के अंदर स्थित सभ्यता है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, साहिवान जिले में स्थित है। और अपन बात करें कि कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें 837 के कब्र मिलते हैं, 837 कब्र यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, यहाँ से हमें विदेशी कब्र मिलती हैं। देखो, विदेशी कब्र का मतलब जो बाहर देश के कोई व्यक्ति होगा, यहाँ आया होगा घूमने के लिए बेचारा, और यही मर गया होगा, और यही मर गया तो लोगों ने यहीं पर उसकी क्या बना दी, कब्र बना दी। ये सब इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, कंप्लीटली जानकारी तो यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। और क्या मिली, यहाँ से एक इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी, ठीक है ना, बच्चों के खेलने के लिए होगी, खिलौने के टाइप में, तो ये से हमें प्राप्त होती है। एक ही सभ्यता के अंदर एक अच्छी चीज़ मिलती है हमें, इस प्रकार का चिन्ह मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वास्तिक कहते हैं। पता नहीं देखो कैसे बना, ठीक है ना। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। देखिए, इस सभ्यता की बड़ी विशेषता, आज भी हम अपने घरों के अंदर इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, उस समय भी इस प्रकार का चिन्ह हमें प्राप्त होता है। तो हम भी कह सकते हैं कि ये सभ्यता के लोग बहुत ही विशालकाय हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी रखने वाले लोग थे। और देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है, 6 चबूतरे मिलते हैं यहाँ से। कितने चबूतरे मिलते हैं, 6 चबूतरे। हड़प्पा की बात करें अपन, 6 चबूतरे मिलते हैं। अनानागार मिलते हैं यहाँ से विशाल, क्या मिलते हैं, अनानागार। विशाल अनानागार। देखो, किस लिए अनानागार का निर्माण किया होगा, ऐसा कह सकते हैं हम कि ये लोग सावधान थे कि कभी भी अकाल पड़ सकता है, अलग अलग समस्याएं आ सकती है। इसके लिए इन्होंने किसका निर्माण कर दिया, अनानागार का निर्माण कर दिया गया। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है हमें, मणके भी मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक मनके कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वाधिक मनके आपके चहुंदड़ों में मिलते हैं, जब आगे अपन बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ मिलता है, स्त्री के गर्भ से निकलता पेड़, स्त्री के गर्भ से निकलता पेड़, पेड़ की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा है, एक पेड़ निकल रहा है, उसकी भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और क्या मिलता है यहाँ पर, देखो कि विदेशी कब्र मिल जाती है और स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, और 837 की कब्र मिलती है, इक्का गाड़ी मिलती है, 6 चबूतरे मिलते हैं, और साथ साथ में भी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ के दर्शन भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और सभी घरों के अंदर हमें शौचालय प्राप्त होते हैं। देखो, शौचालय आज के समय में भी हमें प्राप्त हो जाते हैं।
देख सकते हैं अपन कि सभ्यता के लोग कितने टेक्निकली आज की सभ्यता के जैसे थे। किस प्रकार से हम कह सकते हैं, आज भी हमारे सभी घरों के अंदर हमें क्या मिलता है, शौचालय प्राप्त होता है। तो उस समय भी ये लोग शौचालय का निर्माण किया करते थे। तो आज के टाइम के अंदर अपन एक बात करें तो लोगों के घर में बहुत ही कम घर होते हैं, वहाँ पर शौचालय प्राप्त होता है। लेकिन उस समय हर एक घर के अंदर हमें किसकी प्राप्ति होती है, शौचालय की, और साथ में कुएं मिले हैं। तो कह सकते हैं कि इस सभ्यता को वर्तमान सभ्यता के जैसे बसी हुई थी। अब देखो इस सभ्यता के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। यहाँ से श्रमिक आवास मिलते हैं। श्रमिक मतलब मजदूर लोग बेचारे रहते होंगे, उनके आवास हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक पत्थर की यहाँ से खुदाई की गई थी और इन पत्थरों के बारे में जानने की भी कोशिश की गई थी कि सभ्यता की लिपि कैसी है, यहाँ के लोग कैसे थे, उनकी कल्चर्स कैसी थी, उसके बारे में भी जानने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपके हड़प्पा। फिर अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित था, मोहनजोदड़ो के तहत क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। अब देखो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कारण रहा होगा कि इसको हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? तो अपन पहला कारण तो अपन मान सकते हैं कि सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। इसीलिए इतिहासकार इसको मानते हैं कि जो पहला स्थान खोला गया वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या दे देते हैं, हड़प्पा सभ्यता दे देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सबसे ज़्यादा स्थान सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, इसीलिए इस सभ्यता के नाम इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता रख देते हैं। ठीक ना। तो ये बड़ी विचित्र चीज़ थी कि सबसे पहला स्थान खोजा गया हड़प्पा, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया। और उसके बाद यदि कोई स्थान खोजा गया, सबसे ज़्यादा स्थान मिले सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। अब देखो आगे बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो 1922 दयाराम साहनी। राखालदास बनर्जी ने एक बड़ा स्थान खोज लिया हड़प्पा। कुछ ही समय के बाद, देखो साल भी नहीं बीता, और कुछ ही समय के बाद दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो खोज दिया। मोहनजोदड़ो का सिंपल सा अर्थ होता है माउंटेन ऑफ डेथ, मुर्दों का टीला। क्या कहते हैं हम इसको, मुर्दों का टीला। क्यों कहते हैं, इसका प्रमुख कारण यही है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर समाधान प्राप्त हुए। समाधान का मतलब होता है कब्र, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कब्रें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कब्रें प्राप्त हुई है? तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई तो इतनी भयंकर बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से यहाँ के लोग मर गए। तो यहाँ पर जॉन मार्शल ने जब इस मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला तो और ज़्यादा खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कहा गया। तो कहते हैं कि कैनेडी करके एक व्यक्ति था, वो कहता है कि यहाँ पर मलेरिया रोग के अवशेष मिले, इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पर मरे। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज़रूरी थोड़ी एक मलेरिया रोग से सभी लोग एक साथ मर जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो कैनेडी तो कहते हैं कौन से, मलेरिया रोग की वजह से कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो एग्जामिनर सवाल हमें ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया रोग के अवशेष कहाँ से मिले? तो हम कह सकते हैं मलेरिया रोग के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं विशाल स्नानागार। किसकी प्राप्ति होती है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, जॉन मार्शल इसे विश्व का अजूबा कहते हैं। जॉन मार्शल इसे विश्व का अजूबा या विश्व का आश्चर्य कहते हैं। जॉन मार्शल कहता है कि मैंने इतने बड़े स्नानागार कहीं नहीं देखे। देखो एक बड़ी भव्य सी बात है, जो जिस आज के समय में हम जिसे स्विमिंग पूल कहते हैं, वैसे के वैसे यहाँ से बड़े बड़े क्या मिले हमें, स्नानागार। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई त्यौहार होगा, विशेष त्यौहार, वहाँ पर यहाँ पर लोग एक साथ आया करते होंगे और यहाँ पर स्नान किया करते होंगे। तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, जिसे जॉन मार्शल क्या कहता है, विश्व का अजूबा या आश्चर्य कहता है। और देखो यहाँ से क्या प्राप्त होती है, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी हमें मणके प्राप्त होते हैं। किसकी प्राप्ति होती है? मणकों की। और यहाँ से हमें मिलता है कपास।
इसे हम सीडन भी कहते हैं। कपास के सबसे पुराने साक्ष्य भारत के अंदर प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कपास का आविष्कार भारत ने किया था। सबसे पहले यदि कपास की खेती होने लगी थी वो भारत में होने लगी थी, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता था। क्योंकि हमें प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ किसके मिलते हैं, कपास के कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। तो हम कह सकते हैं कि भारत में यदि सबसे पहले कपास की खेती हुई वो कहाँ पर हुई, मोहनजोदड़ो की। और देखो इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें, ये कौन सी नदी के किनारे था, तो मैंने आपको बता दिया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये कौन सी नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सरस्वती रिवर्स भी आती है। सरस्वती रिवर्स सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध रिवर्स मानी जाती है। वर्तमान में तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी भी जो ये लोग थे इनकी सबसे अच्छी रिवर मानी जाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी वगैरह इनको प्राप्त होता था वो सिंधु नदी से प्राप्त होता था। देखो मोहनजोदड़ो से हमें इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। मलेरिया रोग का अवशेष आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना। और क्या प्राप्त होते हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं, मणके प्राप्त होते हैं, कपास का टुकड़ा प्राप्त होता है, मर्दों का टीला भी कहते हैं इसको। और हमें यहाँ से सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित थी। इसकी खुदाई राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है ना। सॉरी, इसको चेंज करना है, राखालदास बनर्जी। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। अब देखो आगे बात करते हैं कि आगे कौन सा स्थान हमने खोजा था। एक अपन बात करते हैं, ये दोनों स्थान तो आपके वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। अब भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान कहने लगा कि हमारे पास विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत के पास क्या है। ये तो बेइज्जती वाली बात थी कि कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे स्थान खोजे गए। एक स्थान आता है आपके लोथल, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। लोथल आता है आपके भोगवा नदी के किनारे, ठीक है ना। लोथल कौन सी नदी किनारे आता है, भोगवा नदी। एस.आर. राव, इसकी खुदाई किसने की थी, एस.आर. राव। यहाँ से हमें युग्मत समाधान प्राप्त होता है। युग्मत समाधान यदि हमें कहीं से प्राप्त होते हैं तो वो कौन सा है, लोथल। युग्मत का मतलब क्या था, जैसे अपन एक नॉर्मल सी बात करते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस प्रकार से घरों का निर्माण करते थे। एक नॉर्मल सी बात करते हैं, इस प्रकार से वो क्या बनाते थे, घर बनाते थे। ये घर थे, ये घर के अपन दरवाजे, और वापस इस प्रकार सामने घर बने हुए। यहाँ से सड़क निकल रही है, यहाँ से सड़क निकल रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर के दरवाजे थे वो हमेशा क्या, पीछे की तरफ खुलते थे, ना कि आगे की तरफ। एकमात्र अपवाद है लोथल। लोथल के अंदर घर के दरवाजे किसकी तरफ खुलते हैं, आगे की तरफ। लोथल के अंदर घर के दरवाजे आगे की तरफ खुलते हैं। देखो अपन एक नॉर्मल सी बात समझते हैं कि ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कि अपन नॉर्मल सी बात करते हैं कि दो महिलाएं थी, औरतें यहाँ बैठी है। औरतों का काम क्या होता है, पंचायती करना, मतलब हत्या करना। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहता है ना कि बस पंचायती कितनी घरवालों कर ले। वैसे कुछ औरतें, महिलाएं यहाँ बैठी थी और बातें कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी, थारी मारी वाली बातें हो रही थी। और इसी समय उनका पति और हस्बैंड आ जाता है। पत्नी ऑर्डर चलाती है और कहती है कि आप खाना बनाइए, और पति खाना बनाता है। देखिए सभ्यता के अंदर लोगों की बात, पति खाना बनाता है तो चल किसकी रही है, माता की चल रही है कि नहीं चल रही, औरतों की चल रही है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक। किसका ऑर्डर चल रहा है, माता का। तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक। अब देखो, खाना बनाया, झाड़ू पोछा लगाया, सब लगा दिया। फिर पत्नी कहती है अपने हस्बैंड से, चलो जी आज अपन बाहर खा के आएंगे। ठीक है, हस्बैंड का बच्चा, चल ठीक है, होटल में जाके खाना खा लेते। वो होटल में खाना खाने के लिए यहाँ से निकले,
निकलते एक होटल में पहुँचे और होटल में जाके इन्होंने कहा कि हमें एक चाहिए तंदूरी रोटी मंगवाई। कौन सी रोटी मंगाई? तंदूरी रोटी। अब तंदूरी रोटी मंगा रहे हैं तो इतिहासकार ये कहते हैं कि हमें यहाँ से तंदूर भट्टी प्राप्त हुई। कैसी भट्टी प्राप्त हुई? तंदूर भट्टी। भट्टी की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब रोटी वगैरह बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तंदूर का प्रयोग करते थे। अब खाना वगैरह खा लिया और घर पे आए, दोनों बीमार पड़ गए और दोनों साथ में ही मर गए। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलो क्या करते हैं, साथ में ही दफना देते हैं। तो साथ में दफना दिया और साथ में दफनाने की चीज़ को क्या कहते हैं? युग्मत। तो हमें कैसे समाधान प्राप्त होता है? यहाँ से युग्मत समाधान प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में प्रॉपर यदि हमें स्थान पूछ लें कि कौन से स्थान से हमें युग्मत समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से। ठीक है ना, लोथल से हमें युग्मत समाधान प्राप्त होता है। और लोथल से क्या मिलता है कि लोथल से हमें चावल के अवशेष मिलते हैं। चावल के अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना, ये होगी आपकी लोथल के बारे में जानकारी। और लोथल से एक घोड़े की मण मूर्ति प्राप्त होती है। घोड़े की हड्डियां तो आपको अलग जगह स्थान से प्राप्त होगी, लेकिन घोड़े की मण मूर्ति हमें लोथल से प्राप्त होती है। ये हो गया आपके लोथल के बारे में। उसके बाद में एक छोटा सा स्थान आता है चहुंदड़ो, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। कि चहुंदड़ो के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। चहुंदड़ो से हमें एक तो मणके बनाने का कारखाना, इसका मणके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यदि मणके कहीं पर बनाए जाते थे, सबसे ज़्यादा मणके प्राप्त तो सभी जगह से हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि मणके बनाए जाते थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे? आपके चहुंदड़ो। चहुंदड़ो एक औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर था और यहाँ से श्रृंगार पेटी भी मिलती है। श्रृंगार पेटी मिली है। महिलाओं को सजने सवरने का शौक बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इस श्रृंगार पेटी की जानकारी हमें कहाँ से? चहुंदड़ो से प्राप्त होती है। और यहाँ से हमें होठों की लाली भी प्राप्त होती है। आप समझ गए होंगे होठों की लाली का मतलब क्या होता है? लिपस्टिक। ठीक है ना, तो लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चहुंदड़ो से प्राप्त होता है। ये एक औद्योगिक नगर था, बिजनेस नगर था, व्यापार सबसे ज़्यादा यहाँ से हुआ करता था। बाकी जो भी सभ्यता के स्थल मिलते हैं वो सभ्यता दो भागों के अंदर बटे हुए थे। जैसे हड़प्पा की अपन बात कर लें, एक होता था ऊंचा और एक निम्न या नीचा। ऊंचा स्थान था, इसको दुर्ग कहते थे। यहाँ पर क्या रहते थे? राजा वगैरह या फिर जो भी पुरोहित वगैरह, ये कहाँ पर रहते थे? दुर्ग के अंदर। और एक होता था निम्न आवास, यहाँ पर आम जनता रहा करती थी। आम जनता यहाँ पर रहती थी। तो दो प्रकार से नगर विभाजित थे। एकमात्र अपवाद मिलता है आपके धौलावीरा। धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। एकमात्र स्थान अपवाद स्थान है, वहाँ पर तीन प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। दुर्ग, मध्यम और निम्न स्तर के आवास हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर आता है आपके धौलावीरा। सफेद कुआं। वर्तमान में हेरिटेज साइट भी है आपके, गुजरात के अंदर पड़ता है। एकमात्र शहर जो किसी नदी के किनारे नहीं है, किसी नदी के किनारे नहीं है, किनारे नहीं। सफ़ेद कुओं का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा 16 से 17 जलाशय प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया सफ़ेद कुआं। ठीक है ना, यहाँ से एक स्टेडियम भी प्राप्त होता है।
सूचना पट भी प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि यदि सारा स्टेडियम वगैरह सारी चीज़ें मिला दें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? धौलावीरा, गुजरात के अंदर। यहाँ पर 3 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं रहने के वास्ते: उच्च, निम्न, मध्यम और निम्न स्तर। 3 प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, मतलब 3 प्रकार के लोग यहाँ पर रहते थे। बाकी सारी जगह से हमें 2 प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके अंदर देखो आगे अपन बात करेंगे कि यहाँ का नगर नियोजन कैसा था, यहाँ के लोग रहते कैसे थे, उनके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन लिखते हैं। कि नगर नियोजन के बारे में अपन जानते हैं। ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। नगर नियोजन हेडिंग डाल सकते हैं अपन। देखो इंपॉर्टेंट सवाल भी है, 12th क्लास के बोर्ड के हिसाब से अच्छा सवाल बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताइए कि किस प्रकार से ये नगर बना हुआ था। तो अपन सिंपल सी बात करते हैं, नगर नियोजन के अंतर्गत यह प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। देखिए कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। अपन वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के अंदर ग्रामीण सभ्यता के बारे में अपन जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ विशिष्ट नगर बनाए गए थे, विशिष्ट प्रकार के नगरों का निर्माण किया गया था, विशिष्ट प्रकार के नगरों का निर्माण। यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किसके ऊपर काटती थी? समकोण पर। सड़कें समकोण पर काटती थी। घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। देखिए सभ्यता के लोग कितने समझदार थे। घर के दरवाजे हमेशा पीछे की तरफ खुलने का कारण क्या था कि हाईवे है, यहाँ पे लोग निकलेंगे, गाड़ियाँ निकलेगी या फिर कोई जाएंगे तो कोई भी वैसी टक्कर वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन लोगों ने इतने समझदारी वाला काम बताया कि सारे घर के दरवाजे पीछे की तरफ। देखिए सभ्यता की बड़ी खासियत है। और नगर नियोजन के अंदर मैंने एक बताया था आपको, एक तो होता था पूर्वी टीला और एक होता था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला यहाँ पर निम्न लोग रहते थे, मतलब जनता। कौन रहती थी? जनता। और पश्चिमी टीला था, यहाँ पर कौन लोग रहते थे? आपके राजा हो गए, पुरोहित हो गए, जो बड़े बड़े विद्वान वर्ग होते थे या धनी वर्ग के लोग होते थे, वो वहाँ पर पश्चिमी टीला रहते थे। पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत टीला भी कहा जाता था। देखिए इस सभ्यता की और खूबसूरत बात अपन बात करेंगे कि ये ग्रिड पैटर्न पे बैठा हुआ था। समकोण, समकोण का मतलब ये हो गया ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड प्रणाली। देखिए सभ्यता की बड़ी खूबसूरत सी बात, नालियाँ। जैसे आज के समय में हमारी नालियाँ बनी हुई है, शहरों के अंदर देखते हैं हम कि हर एक नाली को एक दूसरे से जोड़ा गया है। किस प्रकार से जोड़ा गया था उसके बारे में अपन जानेंगे। देखो नगर नियोजन के अंदर ही और बात करते हैं। नॉर्मल सी बात करें, किस प्रकार की नालियाँ बनी हुई थी। इस प्रकार से नालियाँ बनी हुई थी, बीच में वो खड्डा रखा करते थे। खड्डा रखने का प्रमुख कारण क्या था कि यदि पानी आएगा, जैसे अपन बात करते हैं ये किसी घर से पानी आ रहा है, इसके अंदर आएगा, यदि कचरा होगा तो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर रखते थे वो ढक्कन। उस ढक्कन को हटाया, कचरा बाहर निकाल देते। देखिए कितनी सुव्यवस्थित प्रणाली उन्होंने अपनाई थी, जल निकासी की प्रणाली, मतलब पानी को बाहर भेजने की प्रणाली। जैसे जैसे आज हमारे शहरों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था दिखती है, वैसे कि वैसे उस सभ्यता के अंतर्गत वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो वर्तमान में
जो नगर नियोजन है उससे मेल खाता है। और अपन बात करें कि इस नगर नियोजन के तहत और क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, नगर नियोजन के तहत और क्या था कि यहाँ की जो कुछ नालियाँ तो थी वो किसकी, लकड़ी की थी। लकड़ी की नालियाँ भी प्राप्त होती हैं, लकड़ी की नालियाँ भी हमें प्राप्त होती है। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रॉपर स्थान पूछ ले कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो लकड़ी की नालियाँ हमें प्राप्त होती है कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा, बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, कि काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। देखो आगे और क्या था नगर नियोजन के तहत, उसके बारे में अपन जानते हैं। घरों के अंदर कुएं मिले हैं। घरों में क्या मिला है, प्राप्त हुए हैं। और क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में अपन देखो, घरों से हमें कुएं प्राप्त हुए और साथ साथ में ही प्रत्येक घर के अंदर स्नानागार, प्रत्येक घर में यदि हमें ऐसा पूछ लें कि वर्तमान में किस शहर के हिसाब से, तो जयपुर के हिसाब से नगर नियोजन था। वर्तमान में यदि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर बसा हुआ है वैसे वैसे अपने जयपुर बसा हुआ है। जयपुर भी ग्रिड प्रणाली के तहत बसा हुआ है, ठीक है ना। ये था इनका नगर नियोजन। थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे, इतना ही आपके सवाल बनेगा, इससे बड़ा बनेगा नहीं। आगे देखें कि यहाँ की नगर नियोजन हो गया, उसके बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे कि समाधान के बारे में, कि किस प्रकार के लोग, सिंधु घाटी के लोग समाधान क्या करते हैं। समाधान मतलब मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया करते थे। एक तो होता था आंशिक, दूसरा होता था पूर्ण। ठीक है ना। आंशिक का मतलब तो क्या होता था कि व्यक्ति को जलाया और उसकी हड्डियां वगैरह होती थी उनको दफना दिया करते थे। और पूर्ण समाधान होता था, उसके तहत व्यक्ति को क्या करते थे कि पूर्ण रूप से जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके साथ साथ उनकी जो खाने पीने की चीज़ें वगैरह होती थी वो भी उनके साथ दे दिया करते थे। और एक समाधान का प्रकार ये भी आता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जंगलों में छोड़ दिया करता है, ठीक है ना। वो ना आंशिक के अंदर आता, ना पूर्ण के अंदर आता, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, समाधान। फिर आपके आते हैं बाट। बाट थे वो हमेशा गुणज के अंदर चलते थे। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार गुणज के अंदर बाट का निर्माण किया। और बाट का निर्माण चट नामक पत्थर से किया जाता था, पत्थर से किया जाता था। यहाँ की जो मोहरे वगैरह बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी आपके सेल खड़ी पत्थर से। किस पत्थर से बनाई जाती थी, सेल खड़ी से। देखो पत्थर पत्थर आ रहे हैं, एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ आपको कि पत्थरों की जानकारी हमें बार बार यहाँ देखने को मिल रही है। तो उसी की तरह देखता हूँ कि माझी तेरी चिश्ती के तलकदार बहुत है, सुनना अच्छे से, कि माझी तेरी चिश्ती के तलकदार बहुत है, उस पार और उस पार बहुत है, जहाँ तूने खोली हैं शीशे की दुकानें वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत है। वैसे ही बात थी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। पूरी सभ्यता पत्थरों पर आश्रित थी, लेकिन आज भी हम उन पत्थरों के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए। क्यों नहीं इकट्ठा कर पाए, उसकी भी प्रमुख कारण ये था कि यहाँ की लिपि हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ की लिपि की भी अपन बात करें तो यहाँ की जो मोहरे वगैरह तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। और इन लिपियों की अपन बात करें कि लिपि किस प्रकार से थी, तो इनकी लिपि थी चित्रात्मक, या अपन उसको कहते हैं भावात्मक। आपने व्हाट्सएप वाले इमोजी देखे होंगे, इस प्रकार से सिर्फ चित्रों के अंदर थी। वो क्या कहना चाहते हैं वो कभी समझ ही नहीं पाए। तो आज भी इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते होंगे। इसकी हमें कम्प्लीटली जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ की लिपि ऐसी है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
सबसे बड़ा अभिलेख 31 किलाक्षर है, 31 चिन्ह मिलते हैं, उसके तहत मिला है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और देखो अपन बात करते हैं कि एक ऐसी बड़ी सभ्यता किस प्रकार से ख़त्म हो गई, उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है ना। देखो इतनी बड़ी सभ्यता किस प्रकार से ख़त्म हो गई उसके बारे में अपन जानते हैं। अब देखिए आगे कि शानदार प्रकार से इस सभ्यता का विनाश भी कर लेते हैं अपन कि किस प्रकार से इसका ख़त्म हो गया। देखो गार्डन चाइल्ड या विनाश के कारण, बहुत से इतिहास का अलग अलग बताते हैं। अपन बात करते हैं गार्डनर चाइल्ड क्या कहता है कि सभ्यता का विनाश किस प्रकार से हुआ। और एक व्यक्ति आता है आपका मार्टिन व्हीलर, ये कहता है कि सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, आर्यों के आक्रमण से। हो भी सकता है कि आर्य धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश कर रहे होंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पता चलता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा शस्त्रों के अस्त्रों के बारे में नहीं जानते थे, ज़्यादा हमें हथियार वगैरह यहाँ से प्राप्त नहीं होते। हो सकता है कि हथियारों की कमी की वजह से आर्यों ने आक्रमण किया होगा और इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया होगा। फिर आते हैं आपके S.R. राव और जॉन मार्शल। S.R. राव और जॉन मार्शल ये बताते हैं कि बाढ़ के कारण, किसके कारण, बाढ़ आ गई होगी, इसकी वजह से सभ्यता का विनाश हो गया। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। 2-3 जगह से हमें ऐसे अवशेष भी प्राप्त होते हैं कि जरूर यहाँ पर बाढ़ आ गई होगी और यहाँ की पूरी सभ्यता का विनाश हो गया होगा, इसकी वजह से भी इस सभ्यता का विनाश हो गया। फिर आते हैं जॉन मार्शल, एक और जो देते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक कि यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं रहा होगा, लोग यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए होंगे, यदि ज़्यादा उन पर ऊपर अत्याचार हुआ होगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। तो मार्शल एक ये भी कारण बताते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता रह गई होगी, इसकी वजह से भी इस सभ्यता का विनाश हो गया। एक व्यक्ति आते हैं आपके अमलानंद घोष। ये कहते हैं कि सभ्यता का पतन किसकी वजह से हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण। कह सकते हैं हम कि जलवायु सही नहीं रही होगी, इसकी वजह से भी सभ्यता का पतन हो गया होगा। फिर आते हैं आपके कैनेडी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कैनेडी क्या कहता है, यू आर कैनेडी मलेरिया रोग के अवशेष बताता है। मलेरिया रोग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोहनजोदड़ो से हमें इसके बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ज़्यादा मलेरिया फैल गया हो गया और इसकी वजह से यहाँ के लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति आते हैं माधव स्वामी वस, बड़े ही इतिहासकार हुए। उन्होंने कहा कि नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन हो गया। कौन से आते हैं, माधव स्वामी वस। ये बताते हैं कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। इस प्रकार से इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता थी, कौन से प्रमुख स्थान खोजे गए, यहाँ पर नगर नियोजन कैसा था, समाधान की प्रक्रिया कैसी थी, बाट कैसे बनाए जाते थे, सबसे बड़ा नगर कौन सा था, सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थान कौन सा था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक थी। 12th तक के लेवल के अंदर जो ये चीज़ें आई वो मैंने आपको बता दी। जाते जाते एक बार फिर आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ कि माझी तेरी चिश्ती के तलकदार बहुत है, इस पार और उस पार बहुत है, जहाँ खोली हैं तूने शीशे की दुकानें वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत है। ठीक है, तो आप आगे पढ़ना है इसके बारे में, सभ्यता के बारे में कि एक ऐसी विशाल सभ्यता जो पत्थरों के तले दबी हुई थी, किस प्रकार इतिहासकार ने उसकी खोज की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।